मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू द चैनल गेट मैकेनिकल। ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर 12 का पार्ट 2 है। पिछले वाले पार्ट में जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम, डिफ्लेक्शन एक बीम में कैसे निकालते हैं। हमने इसके 5 मेथड्स देखे थे, उससे हमने 3 मेथड्स हमने पढ़ लिए थे। एरिया मूवमेंट मेथड तक, डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकॉलेस मेथड पढ़ लिया था हमने, एरिया मूवमेंट मेथड पढ़ लिया था। हमारा चौथा 5वां मेथड कॉन्जुगेट बीम मेथड और एनर्जी मेथड हमारा बचा था। तो अब कॉन्जुगेट बीम मेथड से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कॉन्जुगेट बीम मेथड में d2y/dx² जो है हमारा m/ei होता है, बेसिक है। और हमें ये भी पता है कि dv/dx इक्वल टू w होता है, इसमें v शेयर फोर्स है, और dm/dx इक्वल्स टू v होता है। तो इसको अगर हम v की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो d/dx और dm/dx इक्वल टू w आ जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलता है, d2m/dx² इक्वल टू w। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लिख देते हैं, d2y/dx² इक्वल टू m/ei और d2m/dx² इक्वल टू w। इन दोनों में हम एनालॉजी निकालते हैं। ये दोनों कुछ इक्वेशन सेम है। तो कॉन्जुगेट बीम मेथड क्या होता है? कॉन्जुगेट बीम मेथड होता है कि अगर आप w जो है उसको रिप्लेस करते m/ei से, अगर आप W को रिप्लेस करते हैं m/ei से, तो जो आपका बेंडिंग मोमेंट होता था ना, वो आपका जैसा बेंडिंग मोमेंट निकालते थे तो वो आपका डिफ्लेक्शन देगा। अगर आप शेयर फोर्स निकालोगे तो वो आपका स्लोप देगा, आपका डिफ्लेक्शन देगा, और जो शेयर फोर्स है वो आपका स्लोप देगा। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सबसे पहले आपका स्टेप होगा, आपको सबसे पहले W को m/ei से रिप्लेस करना है, और जो आपका रियल बीम में आपका जो डिफ्लेक्शन और स्लोप की वैल्यू होगी वो कॉन्जुगेट जो बीम होगी उसमें बेंडिंग मोमेंट जो आप निकालोगे। अगर आप कॉन्जुगेट बीम में बेंडिंग मोमेंट निकालते हो, कॉन्जुगेट बीम में अगर आप बेंडिंग मोमेंट निकालते हो तो वो आपकी जो रियल बीम है उसमें आपको डिफ्लेक्शन देगा। ऐसे ही आप कॉन्जुगेट बीम में शेयर फोर्स निकालते हो तो रियल बीम में आपको स्लोप की वैल्यू देगा। तो आपसे बहुत यहाँ पर ही मैंने ये चीज़ मेंशन करी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कॉन्जुगेट बीम होता क्या है, रियल बीम क्या होता है। ये सब डिफरेंस हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। आपको ये एनालॉजी समझ तो आराम से आई थी होगी। y के बदले m हो गया है, मतलब जहाँ पर हमें y निकालना था वहाँ पर हम m निकाल सकते हैं अगर इसको हम w मान लेते हैं। तब जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत इजीली समझ आ जाए। कॉन्जुगेट बीम मेथड भी आपके न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन गेट में आ सकता है कि कॉन्जुगेट बीम कौन कौन सी है, इसका कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि आपका कॉन्जुगेट बीम में आपको बनाना, अगर आपको कॉन्जुगेट बीम बनाना तो आप कैसे बना सकते हैं। सब नॉर्मल आपका कैंटिलीवर बीम है या फिर रियल बीम है, आपको क्या है, बाउंड्री कंडीशन लिखनी है। क्या लिखनी है आपको? बाउंड्री कंडीशन लिखनी है। सब रियल बीम्स में आपको क्या चाहिए होता है हमेशा, y और थीटा। हम डिस्प्लेसमेंट चाहिए और स्लोप चाहिए रियल बीम में, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है बीम में। तो इसमें आपको पता है कि हमारा स्लोप की वैल्यू क्या है, 0, और डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी 0 है। और यहाँ पर आपको पता है स्लोप की वैल्यू 0 नहीं है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेगा ना उसको ऐसे करना है कि थीटा जो है हमारा वो आपका शेयर फोर्स होता है, और जो डिफ्लेक्शन होता है वो बेंडिंग मोमेंट होता है। तो जो कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेगा उसमें थीटा के बदले क्या आएगा, आपका शेयर फोर्स। तो मतलब यहाँ पर शेयर फोर्स 0 होना चाहिए और बेंडिंग मोमेंट भी 0 होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा के बदले बेंडिंग मोमेंट आएगा। और यहाँ पर शेयर फोर्स 0 नहीं होना चाहिए और बेंडिंग मोमेंट 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि शेयर फोर्स 0, बेंडिंग मोमेंट 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर फ्री है सपोर्ट, तभी तो ऐसा हो रहा है। आपको पता होगा कि जब फ्री रहता है तभी आपको बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, शेयर फोर्स 0 होता है। और दूसरी साइड क्या, शेयर फोर्स 0 नहीं है, बेंडिंग मोमेंट भी 0 नहीं, तो मतलब आपका फिक्स्ड सपोर्ट है। कैंटिलीवर बीम है तो आपका ये बीम बस उल्टी हो गई है, इसका कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर हमारा ये बन गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे कॉन्जुगेट बीम में कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। जैसे रियल बीम में अगर हमारा फिक्स्ड है सपोर्ट तो वो कॉन्जुगेट बीम में फ्री हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ देखा ही, यहाँ फिक्स्ड था तो हमारा ये वाला पार्ट फ्री बन गया, और फ्री था तो ये फिक्स्ड बन गया। ऐसी वाइस वर्सा भी है, फ्री है तो फिक्स्ड बन जाता है, क्योंकि हमारा जो थीटा है यहाँ पर भी 0 होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो जो थीटा हमारा होता है वो हमारा किससे कॉरस्पॉन्ड करता है, v से, और डिस्प्लेसमेंट जो कॉरस्पॉन्ड करता है m से। तो m भी 0 है, थीटा भी 0 होता है, कब होता है, फ्री में ही होता है। यहाँ पर हमारा दोनों 0 नहीं थे, तो आपका दोनों 0 कब नहीं होते, फिक्स्ड में नहीं होते हैं।
यहाँ पर आप देखोगे आपका स्लोप ज़ीरो नहीं होता है क्योंकि कुछ ना कुछ एंगल में होता है ना सिंपली सपोर्टेड में तो, और डिफ्लेक्शन पर ज़ीरो होता है क्योंकि यहाँ पर हिंज्ड है। तो यहाँ पर क्या है आपका शेयर फोर्स ज़ीरो नहीं होगा पर बेंडिंग मोमेंट आपका ज़ीरो होगा, तो ये सेम ही रहेगा। इसी में शेयर फोर्स आपका ज़ीरो नहीं होता क्योंकि रिएक्शन रहता है यहाँ पर, तो बेंडिंग मोमेंट आपका ज़ीरो रहता है। अगर आपका ऐसी बीम है, बीच में हिंज्ड है, बीच में सपोर्ट है, तो आपका यहाँ पर क्या है, आपका सेम कंडीशन है, स्लोप ज़ीरो नहीं होगा बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, शेयर फोर्स आपका ज़ीरो नहीं होगा पर बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब क्या है, बीच में इंटरनल हिंज लगी है तभी तो बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो है ना। बताया था मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में कि इंटरनल हिंज में बेंडिंग मोमेंट अपना ज़ीरो रहता है। अगर आपका इंटरनल हिंज है तो वो आपका क्या होगा, सिंपली सपोर्टेड बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्लोप आपका ज़ीरो नहीं है और आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो मतलब शेयर फोर्स ज़ीरो नहीं है और मोमेंट आपका ज़ीरो है। तो मोमेंट ज़ीरो, शेयर फोर्स ज़ीरो नहीं है, मतलब यहाँ पर रिएक्शन होगा तो यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम ही आएगी। तो आपको बस मोटा मोटा ये याद रखना है कि रियल बीम टू कॉन्जुगेट बीम आपको कन्वर्ट करना है तो आपको कौन कौन से सपोर्ट चेंज करने हैं, ये आपको याद हो गया। याद करने की ज़रूरत, मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे करते हैं। पहले थीटा वाई की वैल्यू, उस बाउंड्री कंडीशन देख लेते हैं क्या है, उसको बस थीटा वाई को रिप्लेस कर देते हैं वी और एम से, और क्या सपोर्ट बन रहा है वो आपको लिखना है सीधा सीधा। ऐसा मतलब आपको क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये 2 है, ये 2 है, बीच में 10 न्यूटन का लोड लग रहा है। रिएक्शन हमने निकाल दी है, 6 और 4 आएगी, आप वैसे भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो इसका जो आपका कॉन्जुगेट बीम हमें आपने बनाना है तो इसमें आपका बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, 6 इंटू 2 12 मैक्सिमम तक जाएगा। यहाँ तक पॉजिटिव से ये सब पॉजिटिव रहेगा, फिर यहाँ से ज़ीरो जाएगा। यहाँ तक पूरा समझ आ गया। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने बना दिया है। सबसे पहले हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। इसका कॉन्जुगेट बीम जो बनेगी वो कैसे बनेगी, सबसे पहले सपोर्ट जो है हमारे सेम ही रहेंगे, सिंपली सपोर्ट है तो सिंपली सपोर्ट ही रहेगा क्योंकि हमने देखा था कि सिंपली सपोर्ट का सिंपली सपोर्ट ही रहता है, तो ये बीम आप, ये सिंपली सपोर्ट आपका सेम ही रहेगा। और हमने क्या देखा था कि हमें किसको रिप्लेस करना है, W को रिप्लेस करना है M बाई ई आई से। अब M बाई ई आई 12 आ गया, M, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, अगर ई आई से M बाई ई आई डायग्राम बन गया तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देना, W से। तो मतलब ये 12 अपॉन ई आई, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर रहेगी, इसको हमने रिप्लेस कर दिया W से। मतलब ये अब हमें वेरिंग लोड मानना है कॉन्जुगेट बीम में, इसका मैक्सिमम वैल्यू 12 अपॉन ई आई है। इसका अब जो भी हमारा शेयर फोर्स निकलेगा वो आपका थीटा होगा, ओरिजिनल बीम का स्लोप। अगर इसका जो भी हमारा बेंडिंग मोमेंट निकलेगा वो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी ओरिजिनल बीम की। तो अब आपको समझ आ गया ना इसका मतलब क्या था, जो हम बोल रहे थे कि W को रिप्लेस करना है M बाई ई आई। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, उसको डिवाइड करना है ई आई से। जो भी डायग्राम बनेगा उसको आपको यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड या वेरिंग लोड बनाना है, वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बना के कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनाना है इसका, इसकी सपोर्ट को जो भी हमने टेबल बनाया था उससे आपको कॉन्जुगेट बीम का स्ट्रक्चर बनाना है। जो भी हमारा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइडेड बाई ई आई है उसको यहाँ पर प्लॉट करना है, इसको एक वेरिंग लोड की तरह ट्रीट करना है जिसका मैग्नीट्यूड आपको पता ही है, आप M अपॉन ई आई है, M की वैल्यू आपने निकाली थी। अब इस वाले में आपको क्या है कि अगर आपको यहाँ पर अगर स्लोप निकालना था इस वाले बीम का तो यहाँ पर आपको शेयर फोर्स निकालना है। इस वाले बीम का अगर आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना तो यहाँ पर जो भी आपकी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी वही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट मेथड आपका क्या है, एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड क्या प्रिंसिपल यूज़ करता है, एनर्जी मेथड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस का जो वर्क डन होता है वो आपका इंटरनल एनर्जी में ही कंज्यूम होता है। तो एनर्जीज हमारी बहुत अलग अलग तरीके की है, इसकी अगर आप थोड़ी सी डेरिवेशन देखेंगे तो आपका जो भी होता है F अपॉन एक्स इक्वल टू पी बाई डेल्टा है, ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है और ये इंटरनल फोर्स की वजह से है। तो एक्सटर्नल फोर्स जो लगा उसमें इंटरनल कितना हमने स्ट्रेस जनरेट करा वो इससे पता लगता है। तो इंटीग्रेट अगर हम करेंगे W वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब F को हम पी एक्स बाई डेल्टा जब हम करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा वर्क डन आ जाएगा हाफ P इंटू डेल्टा। ठीक है, तो अगर हमें
हमें देखना है वर्क डन की वैल्यू, तो हमें अब बहुत सारे अलग अलग तरीके की एनर्जीज होती है। पहली एनर्जी हम लिख लेते हैं इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, या फिर इसको एक्सियल भी मान सकते हैं। एक्सियल फोर्स लग रहा है तो हम कैसे फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनर्जी निकालने के लिए हाफ पी इंटू डेल्टा, जैसे कि मैंने बताया था वर्क का फॉर्मूला होता है, इसको आप एक तरीके से याद ही कर लीजिए। याद करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपको डायरेक्ट जो ये रिजल्ट आता है यही याद करना पड़ेगा। तो हाफ पी इंटू और डेल्टा की वैल्यू पी एल अपॉन ए ही होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है। स्टार्टिंग में हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ा था, यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, फिर पी एल अपॉन ए। तो यहाँ पर हमारा डेल्टा की वैल्यू पी एल अपॉन ए ही आ गई। तो हमारा एक्सियल फोर्स की वजह से आता है एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी पी स्क्वायर एल अपॉन 2AE। ऐसी अगर स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू मोमेंट हम निकालेंगे तो वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ हाफ एम डी थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन हाफ एम डी थीटा बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। डेरिवेशन में आपको नहीं जाना, आपको डायरेक्ट याद करना है। आखिरी में आएगा इंटीग्रेशन ऑफ हाफ एम स्क्वायर अपॉन ई आई इंटू डी एक्स। ये आपको मोमेंट की वजह से, अगर बेंडिंग मोमेंट लग रहा है एनर्जी आपको निकालनी है तो आप इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्शन का फॉर्मूला हाफ टी स्क्वायर अपॉन जी जे इंटू डी एक्स, इसमें जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, आपको दी होगी क्वेश्चन में। स्ट्रेन एनर्जी अगर आपको शियर स्ट्रेस की वजह से निकालनी है तो वो भी हम निकाल सकते हैं, के इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2AG। के यहाँ पर फॉर्म फैक्टर है, जी आपका वही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो टोटल जो आपका स्ट्रेन एनर्जी होगी वो एक्सियल, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्शनल, शेयर, इन सब की टोटल जितना भी कैलकुलेट करके होगा उतना होगा। अगर हम इसको टोटल एनर्जी को फोर्स के टर्म में डेरिवेट करते हैं तो डिफ्लेक्शन या जो भी हम निकालना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट हमें मिलेगा। ये हमारा मेन वो है। इस वाले मेथड हम कास्टिलियानोस मेथड कर बोलते हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डिफ्लेक्शन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम फोर्स के रिस्पेक्ट में, तो जहाँ पर वो फोर्स लग रहा है ना उस पॉइंट का हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर स्लोप निकालना है तो मोमेंट के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उस पॉइंट का स्लोप मिल जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन है आपका, ये कैंटिलीवर बीम में आप पी फोर्स लग रहा है तो इसमें क्या है आपका मोमेंट ही है डायरेक्ट, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। एक्सियल जीरो है, बेंडिंग मोमेंट की वजह से लगेगा, टॉर्शन जीरो है, शेयर जीरो है। तो हाफ एम स्क्वायर अपॉन ई आई डी एक्स, एम की वैल्यू क्या है पी इंटू एक्स, पी इंटू एक्स का स्क्वायर, इसको खोला सॉल्व करा तो पी यू की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 6EI। अगर हमें डिफ्लेक्शन निकालना है एट पॉइंट पी, मतलब इस वाले पॉइंट में निकलेगा हमारा डिफ्लेक्शन, डेल यू बाई डेल पी इक्वल टू, तो हमारा आ गया पी एल क्यूब अपॉन 3EI। बहुत इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत यूज भी आपका होएगा, गेट परस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इस मेथड से होते हैं। अभी जो भी हमने ये यूज़ करा था डिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट इक्वल टू डेल यू बाई डेल पी, इसको हम बोलते हैं कास्टिलियानोस मेथड। कास्टिलियानोस मेथड कहते हैं। जो हम एनर्जी मेथड कह रहे हैं उसको हम कास्टिलियानोस मेथड भी कह सकते हैं। मैं बस नाम आपको बताना भूल गया था तो दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। इसकी कंडीशंस क्या होती है कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, अनयील्डिंग सपोर्ट होना चाहिए। सपोर्ट ये नहीं कि यील्ड कर रहा है, यील्ड का मतलब क्या है कि समझ लो यहाँ पर आपका सपोर्ट लगा रखा है, इसमें कुछ फोर्स लग गया तो ये नहीं कि सपोर्ट थोड़ा सा आगे बढ़ गया, खिसक गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनयील्डिंग सपोर्ट होना चाहिए। तीसरा एक हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो ये कंडीशंस आपसे गेट में पूछा जा सकता है कि क्या कंडीशन है कि कास्टिलियानोस मेथड लगाते हैं, कौन सी कंडीशन ट्रू नहीं है। तो ये 3 कंडीशन अभी ट्रू होगी, चौथी को जो और कंडीशन दे रखी होगी वो आपकी फॉल्स होगी, उसमें आपको टिक करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट कैच इसमें ये है कि जो ये फोर्स जिस पॉइंट पर लगता है ना डिफ्लेक्शन पे, उसी पॉइंट का ही हमें मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी चाहिए। जिस फोर्स को से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसी पॉइंट पर हमें डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिलेगी। जैसे कि क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर एल्यूमिनियम रॉड भी है, यहाँ पी फोर्स लग रहा है, ए बी सी पॉइंट है, ए और बी हमें दे रखा है, ए इक्वल टू बी हमें अब दे रखा है। अब हमें रिएक्शन निकालेंगे तो हमारा p/2 आ जाएगी यहाँ पर और यहाँ पर। इसको हम सिंपली सपोर्ट की तरह ही ट्रीट करेंगे। 2 पार्ट में इस क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं, एक नॉर्मल सिंपली सपोर्ट मान लेंगे, एक इस वाले में जो ये यहाँ की रिएक्शन होगा उसका एक्सियल फोर्स लगेगा। तो U एट AC
सबसे पहला AC को हम पार्ट को ही हम कंसिडर कर रहे हैं, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ m² dx अपॉन 2EI। अब आप देखो इसमें भी आपके कितने सारे लग रहे थे, इसमें एक्सियल 0 हो गया है, AC वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ बेंडिंग होगा, टॉर्शन और शेयर दोनों 0 है। तो AC वाले पार्ट को हम देख रहे हैं, सिर्फ CD वाले पार्ट को हम इस वाले पार्ट को अभी नहीं देख रहे हैं। तो M क्या है आपका, रिएक्शन आई थी हमारी P/2, तो P/2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2EI dx प्लस, अब आप देखो कि यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो मोमेंट है वो यहाँ से यहाँ तक रहेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक रहेगा। तो मैंने जो कैलकुलेट करा है यहाँ पर मुझे डबल इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन चेंज हो जा रही है ना। तो इंटीग्रेशन एक तो मैं 0 to a कर रहा हूँ, और क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल है, यहाँ वाली वैल्यू जो होगी ये वाली वैल्यू सेम होगी, तो मैंने 2 बार इंटीग्रेट कर दिया, या इंटू 2 भी कर सकता था, मैंने 2 बार इंटीग्रेट कर रखा है स्ट्रेन एनर्जी AC की निकालने के लिए। तो मैं यहाँ से यहाँ तक की निकाल रहा हूँ, उसको दोबारा से सेम इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ। तो उससे हमारी वैल्यू आ गई P² A³ अपॉन 12EI। आपको समझ आ रहा होगा मैंने 2 बार क्यों करा है, क्योंकि हमें इस पूरे का निकालना है। और यहाँ से यहाँ तक की इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट एक कुछ और है, और यहाँ से यहाँ तक की इक्वेशन कुछ और है। अब मुझे पता है कि दोनों सिमेट्रिकल है, दोनों जितनी यहाँ पर हमारे बेंडिंग मोमेंट होगी उतना ही स्ट्रेन एनर्जी यहाँ पर भी हमारी यही जनरेट होगी। तो मैंने इतना ही स्ट्रेन एनर्जी निकाल के डबल कर दिया है, कि मुझे पता है कि दोनों रिएक्शन बराबर है, हमारी बिल्कुल मिडल में है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। वरना मुझे क्या करना होता, दोबारा से मैं इधर से इक्वेशन लिख के इंटीग्रेट कर देता 0 to b। तो ये इक्वेशन आ गई हमारा, UAC की वैल्यू हमारी आ गई है, UAD की वैल्यू जो है हमारी, ये हमारा क्या होगा, UAD की वैल्यू में हम देखेंगे तो हमारा एक्सियल फोर्स लग रहा है, तो हमारा एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी होगी, बाकी सारी एनर्जी हमारी 0 होगी। तो ये आ गई P² dx अपॉन 2AE, तो P² L अपॉन 8AE। ये हमारा टोटल एनर्जी आ गया UAC प्लस UAD। तो अब डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B निकलेगा, क्योंकि B पॉइंट में ही हमारा फोर्स लग रहा था P। हम अगर P के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B निकलेगा। तो P के रिस्पेक्ट में आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब ये आपको पता होगा d/dx ऑफ x⁴n आप कर रहे हैं, तो आपका क्या होता है कि ये पावर आपके नीचे आती है, तो आपका यह आएगा n x⁴n-1। तो आपका 2 नीचे आया है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका डिफ्लेक्शन एट बीम आपका ये वैल्यू आ गई। इसी क्वेश्चन में अगर आपको एक और ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है, समझ लो यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम रॉड के बदले एक स्प्रिंग दी होती है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपका K होता, तो इसमें क्वेश्चन का आंसर आपका ये आता। सेम कंडीशन है, यहाँ पर P फोर्स लग रहा होता, PA³ अपॉन 6EI, ये तो सेम ही रहता, और यहाँ पर आपका क्या आता, P अपॉन 4K। क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट और जो हमारा एक्सियल फोर्स लग रहा है उसमें क्या डिफरेंस है, आपको मैंने पढ़ाया भी था कि K की वैल्यू क्या होती है, AE अपॉन L होती है। आपको कुछ नहीं करना, AE अपॉन L को K से रिप्लेस कर देना है डायरेक्ट। आप ऐसे क्वेश्चन को भी बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन आप बहुत इजीली से सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपको ऐसे और क्वेश्चंस आपको अगर मैकेनिकल रिलेटेड देखने हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, तो प्लीज़ मेरे चैनल गेट मैकेनिकल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।